नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। किसी भी रियासत का राजा होना और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री बनना, यानी जनता के दिलों पर राज करना, यह एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है, सत्ता का, शासन का और सियासत का। जी हां, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं। वीरभद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। सर, 6 बार मुख्यमंत्री, 3 मर्तबा केंद्र के मंत्री, 4 मर्तबा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 5 मर्तबा सांसद, 8 मर्तबा विधायक। सर, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस फिटनेस का राज क्या है? नहीं, ये तो एक तो मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा है, और मगर मुझे हिमाचल प्रदेश की जनता का अपार प्यार मिला है, आदर मिला है, सम्मान मिला है, समर्थन मिला है। यही कारण है कि मैं इतना लंबा राजनीतिक जीवन निभाने में मैं समर्थ हुआ हूँ। हाँ सर, 53 साल तो वैसे ही हो गए, 62 से लेके 62 में पहली बार आप संसद में भेजे गए। जब मैं गया था पार्लियामेंट में 62 में, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल 1-2 महीना थी। उस वक्त मैं खुशनसीब हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में मुझे इतनी छोटी उम्र में लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया, और मैं उस उपचुनाव में भारी बहुमत से मैं जीता हूँ, महासू पार्लियामेंट्री हल्के में। और तो उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ। जैसा आपने ठीक कहा, मैं सांसद रहा, मैं 4 दफा प्रदेश अध्यक्ष रहा, और वो भी 3 दफा मैं मनोनीत नहीं, चुनाव के जरिए मैं अध्यक्ष बना, और कई साल में पार्लियामेंट का मेंबर रहा विभिन्न सभा में, और विधानसभा में भी मैं 6 दफा 8 दफा। सर देखिए, ये तो चलो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हम कर रहे थे। जैसे मुझे याद है कि मैंने पढ़ा भी है और आपसे जैसे चर्चा भी कई बार होती रही कि आपकी आयु महज 12 वर्ष की थी जब आपको बुशहर रियासत का राजा बनाया गया था, शासन का। मेरे पिताजी बुशहर के राजा थे, शासक थे, और बहुत लोकप्रिय शासक थे। और मैं उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, बिशप कॉटन स्कूल में। बिशप कॉटन स्कूल में जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी जगह पर मैं राजगद्दी पर बैठा, और मुझे बुशहर का राजा घोषित किया गया। तो बहुत कम आयु थी, और इस तरह कैसे आपने संभाला, और किन लोगों का योगदान रहा होगा सत्ता संभालने में उस समय? और तो काउंसिल रेजिडेंसी बनी थी, कि मैं माइनर था, नाबालिग था, तो इसलिए हुकूमत प्रशासन मेरे नाम से चलता था, मगर वो काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी जो है उसको चलाती थी। और इतने में 47 में जब 47 में हुआ, 48 में तो 15 अप्रैल 48 को तो हिमाचल बन गया। जी। और जिस तरह से एक शासक के रूप में रहे, राजा रहे, देखिए राजा तो विरासत से बन गए, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप जनता के दिलों पर राज कैसे करते हो। और जब 6 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। इट्स लॉन्ग इनिंग्स फॉर यू। ये लोगों की कृपा है। मैं कभी अपने आप को मैंने औरों से कोई ऊंचा नहीं समझा। मैंने सारे जनता की सच्चे दिल से, बिना क्षेत्रवाद, बिना जातिवाद के सेवा बातों से ऊपर उठकर सारे प्रदेश की जनता की सेवा की, उनको आगे ले जाने में काम किया। और उसकी वजह से लंबे अरसे के साथ जो मैं जनता से जुड़ा हूँ, और मेरे कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश जो है एक तरक्की याफ्ता एक राज्य बना है, और विकास हुआ है बड़े पैमाने के ऊपर। उसकी वजह से लोगों के साथ जो मेरी परस्पर जो संपर्क है वो पहले हर दिन आगे बढ़ता रहता है। एक्सेस आपकी तो बहुत ही आम आदमी के लिए आप में करुणा है, दया है,
और अब हमने देखा है कि जिस तरह से लोग सैकड़ों सैकड़ों हजारों की तादाद में खड़े हैं, हर एक के पास आप जा जाके बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं जाके उनको। ये तरीका आपका अपना है। शायद इसीलिए ईश्वर ने, शायद इसी प्रयासों की वजह से ही आप इतने पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं। एंड यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पॉलिटिक्स, और सबसे बड़े कद के नेता प्रदेश में और देश में भी जाने जाते हैं। और इस तरह की लंबी इनिंग्स को खेलना, बात है कि जो भी राजनेता हो उसको अपने को नेता नहीं बल्कि जनता का सेवक समझना चाहिए। और मैंने हमेशा जनता को सबसे ऊपर रखा है। अपना समय अधिक से अधिक मैं जनता को देता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ। और मैंने हिमाचल प्रदेश के बहुत भागों की पैदल यात्रा की हुई है, जिस समय यातायात की व्यवस्था कम थी, हवाई सेवाएं नहीं थी और नहीं सड़कें बहुत कम थी। हाँ, तो मैं कोई ऐसा सर इलाका है, सैकड़ों मील में पैदल चला हूँ। कोई ऐसा क्षेत्र होगा प्रदेश का जहाँ आप नहीं गए होंगे? कोई क्षेत्र नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि मैं ज्यादातर मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं शिमले से ज्यादा बाहर रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, क्योंकि जब लोगों के बीच में जाकर ही वहाँ की समस्याओं को जाना जा सकता है। यहाँ बैठकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है, और खुद जाकर निरीक्षण करना, लोगों से बातचीत करना, खुद उनकी कमी को महसूस करना, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करना, ये बहुत जरूरी है। हाल में आप मंडी जिला के दौरे पे थे, तो वहाँ हमने पढ़ा समाचार पत्रों में, हमारे यहाँ भी चैनल में न्यूज़ चली कि आपने बिल्कुल सड़कों की हालत देख के बहुत डांट लगाई है। हाल ही में मैं भी मंडी में था, तो मैं देख रहा था कि फर्क पड़ रहा है इसका। नहीं, ठीक बात है। अगर जो प्रशासक हैं वो गांव में नहीं जाएंगे, इलाकों का दौरा नहीं करेंगे, शिमले में बैठकर या जिला मुख्यालय में बैठकर तो जनता की समस्याएं जानी नहीं जा सकती। खुद जाकर, खुद अपने आंख से देखकर, अपने पांव से चलकर तो महसूस होता है कि जनता क्या चाहती है, क्या कमी है, किस बात से खुश है, किस बात से नाराज है। तो उसका आकलन जो है जनता के बीच में जाकर ही हो सकता है। आज राजनीति के अंदर जो है, जो राजनेता है वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। किसी सम्मेलन में जाना या किसी मीटिंग में जाना जो पहले से आयोजित होती है, उसमें भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, मगर उसमें आई टू आई संपर्क नहीं होता। आई टू आई जी का जो संपर्क है ये बहुत जरूरी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं दौरा करता हूँ था पहले, तो मैं कभी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। मैं हमेशा गांव में जाकर किसानों के साथ रहता था। ट्राइबल एरिया देखिए आप सारे में। आपकी तो रियासत का हिस्सा रहा है किन्नौर ट्राइबल एरिया। किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, डोडा क्वार है, लाहौल है, स्पीति है, पांगी है, भरमौर है, सब क्षेत्र मैंने पैदल चले हुए हैं। आज भले आप मोटर गाड़ी में जाते हैं या हेलीकॉप्टर में जाते हैं, मैंने सारे क्षेत्र, अधिकांश इलाका जो है वो पैदल चला हुआ है, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसी की वजह से मेरा व्यक्तिगत संपर्क जो है हजारों लोगों से, लाखों लोगों से है। ये तो कुछ हमने चर्चा की किस तरह से आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, पर एक बात है, भले ही आप 6 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार केंद्र में मंत्री बने, लेकिन सत्ता हमेशा आपको संघर्ष से मिली, ऐसा क्या? ये भी अच्छा है, जो चीज संघर्ष से हासिल होती है उसी में मजा है जी। अगर आसानी से सत्ता मिल जाए, आसानी से कोई चीज हासिल की, तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। बहुत अच्छा कहा सर। संघर्षी जीवन है। चलिए, बहुत अच्छा कहा सर। और चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ये जो 53 साल लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीति है, इस सफर को आप कैसा आंक रहे हैं? ये अच्छा सफर रहा है, बहुत अनुभव प्राप्त किया है। मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि मैं उस वक्त राजनीति में आया जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज पुरुष जो है हमारे देश का नेतृत्व करते थे। और जवाहरलाल नेहरू न केवल देश के प्रधानमंत्री थे, मगर संसार के जो सबसे ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं उनमें से एक थे। और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उनकी कृपा से ही जो है मुझे लोकसभा का टिकट मिला। यद्यपि मैंने वही लोकसभा के टिकट के लिए मैंने कभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, मैंने खुद छांटा मुझे। और बाद में मुझे जब मैं MP बन के गया लोकसभा में, तो मुझे एहसास हुआ
कि मैं ही केवल एक व्यक्ति नहीं था जिन्हें पंडित नेहरू ने जो टिकट देने की प्रणाली से हटकर टिकट दिया, बल्कि उस वक्त मेरी उम्र के उन्होंने 15-20 MP और भी इसी प्रणाली से अंदर लाए। अपनी तरफ से युवाओं को मौका दिया, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मौका, सारे देश के विभिन्न भागों से उनको बुलाया। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं और वीरभद्र सिंह जी से मुलाकात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सर, हमने ये भी सुना है कि रात भर भी अगर कोई फाइल ज्यादा हो और आप निपटा के ही फिनिश करते हैं और सुबह फिर तैयार हो जाती है नई फाइल, कुछ ऐसा? नहीं, सुबह तो फाइल नहीं आती, जो आती है और रात को क्लियर हो जाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गार्डन की वॉक के बाद अब आप पहुंचे हैं टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे। मुख्यमंत्री जी, आपका सुबह कितने बजे उठने का रहता है? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। अगर मैं 4 बजे भी सोऊं, मैं 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। ये मैंने कभी जिंदगी में अलार्म का इस्तेमाल नहीं किया। ऑटोमेटिकली मेरी नींद जो है 5 बजे खुल जाती है और मैं उसके बाद आप टूर्स पे भी रहते हैं तब भी यही शेड्यूल रहता है? फॉरेन कंट्रीज में जब मैं गया और हमने रात को कोई जहाज पकड़ना हो तो डर रहता है कि कहीं जहाज छूट ना जाए, मगर मैंने कभी अलार्म इस्तेमाल नहीं किया। ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन से ही नींद खुल जाती है जी। और उसके बाद कोई थोड़ा प्राणायाम, योग? नहीं है, वो करता हूँ और तैयार होता हूँ और पूजा करता हूँ और उसके बाद में सुबह जो रात को फाइलें आती हैं सुबह उनको मैं घर में उनको मैं देखता हूँ और उसके बाद में जो लोग मिलने वाले आते हैं सुबह के वक्त में मेरे घर के ऊपर कोठी में जहाँ मैं रहता हूँ हॉली लॉज में, वहाँ मैदान भर जाता है लोगों से जो बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं, कोई भी आ सकता है। उनकी बात सुनता हूँ और उसके बाद फिर मैं दफ्तर जाता हूँ। सर, हमने ये भी सुना है कि रात भर भी अगर कोई फाइल ज्यादा हो और आप निपटा के ही फिनिश करते हैं और सुबह फिर तैयार हो जाती है नई फाइल, कुछ ऐसा भी? नहीं, सुबह तो फाइल नहीं आती, जो आती है रात को क्लियर हो जाती है और कुछ अर्जेंट आ जाती है रात को तो सुबह के वक्त में उनको क्लियर करता हूँ। मगर सुबह के वक्त में जो कोठी में मुझसे 2 लोग मिलने आते हैं तो नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी नाश्ता करता हूँ, उसके बाद लोगों से मिलता हूँ। ये भी कि आप फाइल नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ते हैं, क्लार्क ने क्या लिखा, असिस्टेंट ने क्या लिखा? नहीं, अगर आवश्यकता हो, कई तो रूटीन फाइल्स होती है, मगर जो जहाँ पर कोई पेचीदा मसला हो या कहीं कोई फैसला करने की बात हो तो मैं उस फाइल की सारी नौकरशाही में बातें होती हैं उसकी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बाबू की तरह देखते हैं। नहीं, जो महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं उनको मैं पूरी नोटिंग उनकी पढ़ता हूँ। और सुबह फिर आपने ये भी रखा है कि आप लोगों के पास यहाँ भी ओक ओवर में भी, उसके बाद लोगों को तो पहले लोग घर पे मिलते आके, उसके बाद जो है मैं यहाँ ओक ओवर आता हूँ और यहाँ जो लोग आते हैं उनसे मिलता हूँ। कई दिन ऐसे होते हैं जो ओक ओवर के लिए रखे जाते हैं, यहाँ कभी कभी 2-3 बज जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, वो ओक ओवर डिस्पोज ऑफ करता हूँ। उसके बाद दफ्तर जाता हूँ और दफ्तर में 3 बजे के बाद मैं फिर जनता से मिलता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, पनबिजली, बिजली, हाँ जी, हाइडल सेक्टर, ये 2 बड़े ऐसे इदारे हैं जहां रोजगार की, स्वरोजगार की, प्रदेश को समृद्ध बनाने की बहुत सी संभावनाएं हैं। कुदरत ने हिमाचल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो हम क्यों नहीं कर पाए अभी तक पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करने में? हमारे पास फंड्स की कमी है सर, तो क्या हम कॉर्पोरेट सेक्टर को बुला सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग, विदेशों से फंडिंग? पर्यटन स्थल जो है धीरे धीरे विकसित होते हैं। पहले हिमाचल पर जब बना था सड़कें नहीं थी, सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर मुश्किल से 300-400 किलोमीटर सड़कें थी जिस पर छोटी गाड़ी चल सकती थी। और हमने सड़कों को के निर्माण के ऊपर जोर डाला। आज 34,000 किलोमीटर
से लंबी सड़कें बन के तैयार हुई हैं, जो आज हमारे लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, डोडा, क्वा जैसे दुर्गम स्थानों को भी आज मोटर सड़क से जोड़ा गया है। तो पर्यटन वहीं जाता है जहाँ पर कि सड़कों का निर्माण हो, सड़कें हों, यातायात के साधन हों। और उसके बाद फिर कई पर्यटक वो है जो ट्रैकिंग करते हैं और दूर एक वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में जाते हैं, दूर स्थानों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं, हाँ, देखने के लिए। एक सेगमेंट वो है। एक सेगमेंट वो है जो कि सिर्फ विकसित स्थानों पर ही जाते हैं, उनके पास 2-3 दिन होते हैं छुट्टी मनाने के, उसमें जाते हैं। तो वो शिमला को जाते हैं या कुल्लू में जाते हैं, मनाली में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, जलौली में जाते हैं, वो हैं। मगर इससे ज़्यादा और अधिक पर्यटक स्थल है जो बहुत रमणीय है, खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, उनको भी आज मोटर सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उनको अब पर्यटक स्थान के रूप में उनको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार सिर्फ एक दरवाज़ा खोलती है, बाकी तो निजी क्षेत्र जो है उसका अगर उसमें आए तो वो ज़्यादा सफल होता है। गंभीर है निजी क्षेत्र को बिल्कुल करने में। बिल्कुल, जो भी आना चाहे वो अपना पर्यटक स्थान बनाना चाहे, होटल बनाना चाहे या रिजॉर्ट बनाना चाहे, वी वेलकम इट। चांशल की बात करते हैं, आपका तो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र भी रहा पहले, वहाँ विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, अच्छी, बढ़िया, बड़ी, उम्दा स्की स्लोप्स हैं, तो वो अभी तक हमने एडवर्टाइज किया कि उसके लोग आज हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसे विकसित करने के लिए। हम चाहते हैं कोई जेन्युइन पार्टी हो और जो इस बारे में दक्ष हो, खुद जानते हो क्षेत्र को, उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं सर। और क्या आपने ठीक कहा कि जो चारसी की घाटी है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्की स्लोप्स इन द वर्ल्ड। और उसको आज एक जमाना था जबकि उस घाटी में पैदल ही जाना पड़ता था। आज तो उसको लांघते हुए डोडा, क्वार के इलाके को भी मोटर सड़कों से जोड़ा गया है और आज आना जाना आसान हो गया है। अब जबकि वहाँ सड़कें बन गई हैं, अब जो पार्टीज हैं जो वहाँ पर अपना स्की को डेवलप कर सकते हैं, अब वो वहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाने शुरू कर दिया है। जब पहले सड़कें नहीं थी तो वो कैसे पहुँचते हैं। वैसे सर, जैसे हाइडल पोटेंशियल की हम बात करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई इस क्षेत्र में, पर अभी भी हाइडल प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट जो है वो पूरा हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनने थे अधिकांश बन चुके हैं और वो बिजली पैदा कर रहे हैं। अभी कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं और कोई डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट होते हैं। ये प्रोजेक्ट ऊपर बन गया तो नदी में नीचे भी और छोटे प्रोजेक्ट लग सकते हैं, वो रह गया बाकी। अभी हमारे पास मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट से लेकर 1000 मेगावाट तक के अभी भी 300-400 प्रोजेक्ट अभी प्रदेश में और नए लग सकते हैं और उसको हम पार्टीज को बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन पार्टीज आए, ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस ले दे बनाने का और फिर 10 साल तक कुछ काम न करें। हाइडल प्रोजेक्ट्स में को भी थोड़ा टूरिज्म के साथ जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। जहाँ जलाशय बनता है वो टूरिज्म का रिजॉर्ट बन सकता है। जैसे आप बाकरा डैम बना तो गोविंद सागर लेक बन गई, जैसे पोंग डैम बना तो अंदर जो है एक महाराणा प्रताप सागर बन गया, जो एक बहुत बड़े जलाशय है और वहाँ पर जो है कई जो पानी से संबंधित जो है खेल जो है और पर्यटन जो है वहाँ हो सकता है और उसको हम विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप भी चाह लीजिए। ऐसे हिमाचल प्रदेश में कई स्थान है, कोई भी गांव जाओ वो एक से बढ़कर सुंदर है। हर स्थान जो है वो पर्यटन का स्थान है। कुछ रज्जू मार्गों की बात भी हम कर रहे हैं, उसमें क्या अभी तक? अभी हमने 3-4 ये प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए हैं। एक रज्जू मार्ग बन रहा है धर्मशाला के अंदर, एक बन रहा है क्या नाम चामुंडा टेम्पल से। हम चामुंडा जहाँ आदि टेम्पल है, आदि मंदिर है, दूसरा मंदिर तो नीचे है, आदि मंदिर ऊपर है। एक वहाँ से होली
सिरमौर के लिए चंबे के लिए एक स्विंग बनाने का भी की परियोजना है और उससे जो चंबे का फासला है वो कम से कम 125 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स विच वी आर एनविसेजिंग और हम चाहते हैं कि रज्जू मार्ग जो है शिमला को भी रज्जू मार्ग से जोड़ा जाए और ये क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि ही बचा है और एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये है, तो बहुत काम करने को है। हर पहाड़ जंगल, हर पहाड़ी, हर गांव जो है पर्यटन का स्थान है। मैं चाहता हूँ कि वो अपना नेचुरल कोर्स से वो खुले और सरकार जो है होटल नहीं चला सकती, ना वो कोई अम्यूजमेंट पार्क को चला सकती है। ये तो जो एक्सपर्ट्स है इस लाइन के वही चला सकते हैं। लेकिन सरकार आमंत्रित किए हुए फैसिलिटेटर वांटेड टू इट। अब लोग ने अब दिलचस्पी हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है नई सड़कों की वजह से खुद रहा है। इट बिकमिंग ओपन, पॉसिबल फॉर पीपल टू विजिट इट, ये आदत हो गया। इसलिए इन क्षेत्रों का विकास होगा। बाकी जहाँ सड़कों का निर्माण है, आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि 700-800 किलोमीटर थी, आज 34,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। जहाँ मुश्किल से 300-400 स्कूल थी टोटल हिमाचल प्रदेश में, आज 15,500 सरकारी स्कूल हैं और निजी क्षेत्र में स्कूल खुले इसके अलावा है। जहाँ एक यूनिवर्सिटी, जहाँ एक कॉलेज नहीं था, आज सरकारी क्षेत्र में ही 75 डिग्री कॉलेजेस हैं दूर दराज इलाकों में। और इसके जब सरकार आती है तो निजी क्षेत्र भी वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है देश के सबसे जो विकसित है शिक्षा क्षेत्र में, उनकी प्रथम पंक्ति में आके हिमाचल प्रदेश खड़ा हुआ है। और इसी तरह से हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं। आज हिमाचल प्रदेश में पहले एक मेडिकल कॉलेज खुला शिमला में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। फिर दूसरा कॉलेज आया वहाँ टांडा में, जिला कांगड़ा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। इस वर्ष में हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज और मंजूर किए हैं भारत की सरकार के सौजन्य से, यूपी सरकार के सौजन्य से। और आज मेडिकल कॉलेज चंबे में खोला जा रहा है, हमीरपुर में खोला जा रहा है और नाहन सिरमौर में खोला जा रहा है। उसके अलावा 2-3 और हमारे सामने प्रपोजल आए हैं निजी क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की। तो ये इसका विस्तार हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है, जनजीवन में सुधार हुआ है बागवानी की वजह से। और हम यहाँ पर जो है ऑफ सीजन बेमौसमी सब्जियाँ पैदा करने से ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिकी है वो सुधरी है, मजबूत हुई है, समृद्धि आई है। क्योंकि जहाँ तक फल का तो सब जानते हैं, मगर जो बेमौसमी सब्जी है ये एक नया उद्योग है हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्योंकि जो सब्जियां हमारे मैदानी इलाके में सर्दियों में पैदा होती है, वो सब्जियां हमारे पहाड़ों में गर्मियों में पैदा होती है। तब पैदा करने वाले पहाड़ है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, मगर खाने वाला सारा हिंदुस्तान है। तो इसलिए एक नया, आज लोग जो है सरकारी नौकरियों को छोड़कर भी सरकारी नौकरियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। अब वो अपने गांव में जाकर बेमौसमी सब्जी पैदा करके, फल पैदा करके वो एक अच्छे गैजेटेड ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा वेतन अपने घर में पा सकते हैं। यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं। जी, आप स्पोर्ट्स बिल लेकर आए और भाजपा या एचपीसीए के लोग ये कह रहे हैं कि ये एचपीसीए को कब्जाने के लिए नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। कोई किसी को कब्जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे नाश्ते के टेबल पर, वहां से अब हम आ गए हैं ओकओवर के गलियारे में और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे सत्ता के गलियारों की। मुख्यमंत्री जी, शूट आउट। राजनीतिक सफर की हमने बात कही, संघर्ष की आपकी हमने बात की और ये संघर्ष अभी भी जारी है।
पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सत्ता की संघर्ष की बातें होती थी ना, अब लोग कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री जी के परिवार और धूमल के परिवार, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के परिवार में, इन्हीं में संघर्ष रह गया। ऐसा क्यों बोलते होंगे? ऐसा नहीं है, हमने कभी संघर्ष के बारे में सोचा भी नहीं। यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, श्री शांता कुमार जी 2 दफा मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ शासन को चलाया। राजनीतिक मतभेद थे और रहेंगे, मगर उन्होंने एक शालीनता दर्शाई जो कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति की परंपरा रही है। प्रेम कुमार धूमल 2 दफा मुख्यमंत्री बने, वो किसी खास मकसद से बने। प्रदेश का विकास करने के लिए लोगों ने चुना, तरक्की के लिए चुना, प्रदेश की भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिए उनको चुना। उनको छोड़कर उन्होंने सिर्फ जो है मुझे अपना निशाना बनाया। वो समझते थे कि विपक्ष में यदि कोई किसी को अगर खतरा है तो वीरभद्र सिंह से है। यद्यपि उससे पहले मैं उनको जानता भी नहीं था। उन्होंने राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में बना, ऐसा कहना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल। वो पहली दफा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने, आपको याद है, मेरे ऊपर जो है एक फौजदारी का मुकदमा बनाया जो झूठा था, बेबुनियाद था, और मैंने सेशन ट्रायल फेस किया और सेशन ट्रायल फेस में मुझे बाजिद बरी कर दिया गया। उसके बाद वो दूसरी दफा मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने दूसरा तथाकथित सीडी कांड को लेकर मेरे खिलाफ फौजदारी मुकदमा किया। तो वो तो मेजर मनकोटिया नहीं, ये सब एक खेल था। और उन्होंने जो है वो किया। आई फेस द सेशन ट्रायल, आई फेस द फुल फ्लेज सेशन ट्रायल, और उसके बाद मैं बरी हो गया। मेरे बरी होने के बाद जो है सरकार ने अपील नहीं की क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं था। फिर उन्हीं के आदमी ने जो है वो इसको चुनौती दी हाई कोर्ट के अंदर। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है कि वो बिल्कुल जो मैं बरी हुआ, निर्दोष साबित हुआ, वो सही था, क्योंकि सीडी जो है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया गया वो फेक थी। तो ये किया, और उन्होंने हर तरीके से मेरे परिवार को तंग करने की कोशिश की, मुझे तंग करने की कोशिश की, मगर मैंने कभी रिजेक्ट नहीं किया। आज मैं मुख्यमंत्री दोबारा बना हूँ। मेरे अंदर राजनीतिक बदल देने की, प्रतिशोध की कोई भावना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शांति बनी रहे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब भी उन्होंने मुझको टारगेट बना रखा है, मेरे परिवार को टारगेट बना रखा है। ये मैं समझता ही क्यों। सब पर कांग्रेस की गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट आई है, अब एचपीसीए क्रिकेट संघ को लेके और फोन टैपिंग और इस तरह के ये भी मामले तो अब सरकार ने दर्ज किए। ऐसे देखिए जी, आप हिमाचल के रहने वाले हैं, आपको इतिहास मालूम होगा कि जब मैं केंद्र में था, मैं केंद्रीय मंत्री था, उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के प्रधान थे ठाकुर कौल सिंह जी। बिल्कुल। और उस वक्त ठाकुर कौल सिंह और प्रदेश कांग्रेस ने यह फैसला किया कि जो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के दौरान क्या गलतियां हुई हैं, क्या घोटाले हुए हैं। चुनाव घोषणा पत्र समिति भी बनी थी एक। नहीं, मैं चाहता हूँ ये फैसला किया। और बाद में जब चुनाव घोषित हुए और चुनाव घोषणा पत्र के अंदर भी ये देखा गया कि जो उन्होंने चार्जशीट बनाया था धूमल सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको हिमाचल के राज्यपाल और राष्ट्रपति को पेश किया गया, इतने में चुनाव घोषित हो गए। और फिर जब चुनाव घोषणा पत्र बना, उसमें कहा गया कि जो भी यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो वो इस चार्जशीट के ऊपर इंक्वायरी करेगी। और घोषणा पत्र में था, तो मैंने ये किया कि जो घोषणा पत्र को पूरा करने की नीयत से वो चार्जशीट की इंक्वायरी की, और उसके ऊपर जो है कुछ मुकदमे बने हैं। घोषणा पत्र को अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बनाया गवर्नमेंट का। हाँ, ये बातें हैं कि कोई व्यक्तिगत बात उसमें नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें थी, मगर जो चंद बातें जो जिस पर इंक्वायरी हो सकती थी वो हमने ऑर्डर की। तो ये जो एचपीसीए का सारा ये है, ये इसको लेके बहुत सिंपल बात है कि करोड़ों रुपए की सरकार की संपत्ति महज 1 रुपया लीज के ऊपर
वार्षिक नीति के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को प्रदान की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन थी और रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ एसोसिएशन पंजीकृत थी। उसके बाद क्या किया कि सब पे प्रॉपर्टी देने के बाद वो चुपके से चले गए, किसी बिना किसी को बताए कानपुर में, वहाँ पर HPCA बना दिए। और HPCA का मतलब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन नहीं था, उसका मतलब था हिमालयन प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन। उसके शब्द तो वही रहे HPCA। हाँ, हिमालयन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन, बिना सरकार को बताए हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना नाम बदला वापस HPCA, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन, और उसको बिना सरकार को सूचित किए हुए, बिना किसी अखबारों में खबर दिए हुए, उसको चुपके से जो है कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बना दिया। तो लोगों का यह एतराज है कि एसोसिएशन के नाते उनको करोड़ों रुपए की भूमि जो है उनको प्रदान की गई, और उसमें भी कई घोटाले हुए, वो अलग मामला है। और चुपके से जाके वो आज कंपनी बन गई, और आज वो कहते हैं आप कौन होते हैं, हम वो पूछने वाले, हम तो कंपनी है, वी आर द ओनर्स, वी आर द कंट्रोलर्स। ये हमको मंजूर नहीं है। तो जो होटल बना वहाँ पेविलियन होटल, उसको लेके भी काफी उसके है कि एक उन्हें कहा हमें एक 5 स्टार होटल बनाना है, क्योंकि क्रिकेटर जो आते हैं देश विदेश से, उनको रहने के लिए कोई अच्छा स्थान वहाँ पर नहीं है, कोई ऊंचे स्तर का होटल नहीं है, जबकि वहाँ पर कई और बहुत अच्छे होटल धर्मशाला में मौजूद है। मगर उन्होंने उनको ज़मीन दी गई, और जो ज़मीन दी गई उसका जो पर्चा रेवेन्यू का लिया, उसमें लिखा था बंजर कदीम बिना दरख्तान, इस बैरन लैंड विदाउट ट्रीज। और आज जिस जगह पर होटल बना है, होटल बनने के बाद भी आज 2500 दरख्त उसमें खड़े हुए हैं, वो बंजर कदीम कैसे हो गया? बिल्कुल, दिस मिस यूज ऑफ पावर एंड दिस इज थिंग। और आज कहते हैं वो 5 स्टार होटल बन गया। तो इस तरह से फ्रॉड हमें पसंद नहीं है। खेल है, कौन क्रिकेट का प्रधान बनता है, कौन का संचालन करता है, सरकार का कोई मतलब नहीं उससे। मगर हम चाहते हैं कि कोई भी एसोसिएशन जो है वो हिमाचल की जनता के साथ धोखाधड़ी न करे। मुख्यमंत्री जी, आप स्पोर्ट्स बिल लेकर आए और भाजपा या HPCA के लोग ये कह रहे हैं कि ये HPCA को कब्जाने के लिए नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई किसी को कब्जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये सब खेलों पर लागू होता है कि जितने भी खेल सब पर लागू है। और उसका मतलब ये है कि ओपन मेंबरशिप हो उसकी, नियमित रूप से निर्धारित रूप से उसके चुनाव हों, लोकतांत्रिकरण, लोकतांत्रिकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और ओपन चुनाव हो, चुनाव में ऑब्जर्वर्स हों, और चुनाव में जो जीतता है वो निर्धारित समय के लिए रहे, अवधि के लिए रहे, ये चाहते हैं। ये मांग तो आज राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है जी। तो ये ऐसा बिल जो हमने पास किया है कोई पहली दफा नहीं हुआ है। आज भी वहाँ राजस्थान के अंदर ये ऐसा कानून लागू है, आज भी लागू है। तो हमने कोई नई बात नहीं की, और किसी को इससे कोई डर नहीं होना चाहिए। कोई किसी को कब्जाने के काम कब्जा करना चाहते हैं, कोई ऐसी कोई नीयत नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो जेन्युइनली इस खेल से जुड़े हुए लोग हैं वही आगे आए, और जो भी चुनाव हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हों, निर्धारित समय के लिए हों, फिर से चुनाव हों, और ये चीज़ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। महज इसको हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो आज उस एसोसिएशन के सत्ताधारी है उनको डर है अगर इसका जो डेमोक्रेटाइजेशन हो तो शायद उनका जो कब्जा है उसके लिए खतरा पैदा होगा। ये तो हुई भाजपा के लोगों के खिलाफ या पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे आपके ऊपर कई मामले, आपको लगता है कि ये भी विरोधियों की, पार्टी के भीतर के विरोधियों की, या फिर हम कह सकते हैं मेरे कोई मामले नहीं है। राजनीतिक विरोध होता रहता है, मगर दे कांट पॉइंट आउट ए फिंगर ऑन माय कंडक्ट, ऑन माय करियर। जिन्होंने कोशिश की है वो उसमें नाकामयाब हुए हैं, और मेरे उनके लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। प्रजातंत्र में विरोध भी होता है, और विरोधी पक्ष का होने भी जरूरी है,
डेमोक्रेसी के अंदर, और दे हैव ए रोल टू प्ले। मगर इसका मतलब नहीं है कि वे एक झूठा एक माहौल पैदा करके जो है वो कीचड़ फेंकने की कोशिश करे। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां हम लेते हैं एक और विराम और जल्द वापस लौटते हैं। जीएस बाली, एक रोजगार लक्ष्य योजना, सत्ता और संघर्ष दोनों साथ चल सकते हैं सर? नहीं चल सकते। सत्ता संघर्ष इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि इट इज ए कलेक्टिव। प्रजातंत्र में जो सरकार है, इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, ब्रेक पर जाने से पहले और ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप किसी को फिजूल में परेशान नहीं करते, तंग नहीं करना चाहते, लेकिन बिना कारण आपके ऊपर उंगली उठेगी तो जरूर आप रिएक्ट करेंगे। इस पे जरा। ये ठीक बात है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर सहनशीलता आवश्यक होती है। राजनीतिक मतभेद होते हैं, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए। हिमाचल में भी विपक्ष की सरकारें रही हैं। जो पिछली भाजपा की सरकार थी, उसकी मुख्यमंत्री ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, और उनकी नीतियां जो अच्छी थी हमने समर्थन किया, जिसको हम समझते हैं कि सही नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है, उसका विरोध किया। कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना और विरोध नहीं रहा। मगर प्रेम कुमार धूमल के आने के बाद ये सारा दृश्य बदल गया। उन्होंने व्यक्तिगत विरोध को प्राथमिकता दी और विकास को दूसरा तीसरा दर्जा दिया। उनका पहला कार्यकाल भी विपक्ष के ऊपर और खासकर मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बनाने में लगा रहा, और मैंने उस वक्त भी एक सेशन ट्रायल फेस किया फुल फ्लेज्ड, और जिसके बाद मुझे बाजिद बरी कर दिया गया। और उसके बाद दूसरी दफा वो सत्ता में आए, फिर भी उन्होंने वही कहानी को दोहराया, और उन्होंने जो है फिर से मेरे ऊपर तथाकथित मंडी जिले के दौरे पे थे, सीजी कांड को लेकर जो है मुकदमा चलाया, जिसमें मैं बाजिद बरी हुआ। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप अभी मंडी दौरे के दौरान कुछ बातें आपने कही, और जैसे कहते हैं ना कि फिल्मी डायलॉग से भी ज्यादा हिट हो गए वो डायलॉग। आपने कहा कि मेरी गर्दन में रोड़ने के लिए शिकंजा चाहिए लोहे का, फिर आपने कहा कि राजनीति का शिकारियों कहाँ हिट करना है। तो क्या मकसद रहा है इसका? अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ये तहरीर कर सकता हूँ। मेरे अंदर भी जोशीला खून है, मगर मैंने हमेशा आत्म संयम रखा है। प्रजातंत्र के अंदर आलोचना सुनना जो है वो सुनना चाहिए। अगर कोई विरोधी दल का आदमी आपकी आलोचना करता है तो उसको सहन करना चाहिए। हाँ, कोई झूठी बात करता है, गलत एक सीमा से आगे बढ़ जाता है, तब उसका जवाब दिया जा सकता है, वो भी विधानसभा के अंदर या प्रेस के माध्यम से, उससे ज्यादा नहीं किसी को। मगर मुझे ये पता नहीं है कि प्रेम कुमार धूमल जी किस बात को लेकर मेरे से नाराज है, जबकि जो भी आक्रमण हुआ है उनकी तरफ से हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको सहने वाला आदमी हूँ। चलिए, ये तो बात हुई भाजपा की, कुछ आपकी सरकार की और आपके मंत्रियों की बात की। हमारा मंत्रिमंडल ठीक ही चल रहा है। जीएस बाली, एक रोजगार लक्ष्य योजना, सत्ता और संघर्ष दोनों साथ चल सकते हैं सर? नहीं चल सकते। सत्ता संघर्ष इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि इट इज ए कलेक्टिव। प्रजातंत्र में जो सरकार है, इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। बाहर जाके कुछ बोलते हैं, जब आपको मिलते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनको अपना ये दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। अभी आजकल में ही अखबार में आ रहा था और ये कहा गया, राजेश धर्माणी, उनका सीपीएस का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। आज वो कह रहे हैं कि मैंने सोनिया को न्याय पत्र लिख दिया है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है। क्या ये मैं समझता हूँ, ये ना समझिए। अगर मैं ज़्यादा डिजीट हूँ तो मैं कहूँगा ये ना समझिए, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि इस किस्म का अनुशासन बार बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन की बात करते हैं, क्या कोई भी करे। बिल्कुल संगठन की बात करते हैं।
आपने कई मरतबा कहा कि पिछले कुछ चुनाव फ्रॉड हुए, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, अब भी होने जा रहे हैं, तो क्या इस बार इस पर पूरी नजर? उम्मीद करता हूं कि हम पिछली गलतियों से सबक लेकर जो अब की बार जो संस्थात्मक चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे और ईमानदारी से किए जाएंगे, और जो जिसको पार्टी चाहती है वो लोग आगे आए, किसी को थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर, मंडी में आपने एक बात कही कि मैं चाहूं तो 7वीं बार भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं अब युवा पीढ़ी को मौका देना चाहता हूं, तो ये मेरी दिल की आवाज है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि काफी हो गया। आपके पुत्र, मैं आई कैन बी पुश्ड आउट। आपके पुत्र, आई कैन गो विद माय ओन कंसेंट बट आई कैन बी पुश्ड आउट बाय एनीबॉडी। आपके पुत्र विक्रमादित्य सिंह, वो भी अब राजनीति में है, युवा कांग्रेस के प्रदेश। तो शुरुआत है, यानी उनको आज एक मुख्यमंत्री का विकल्प समझना ये बेवकूफ़ी है। अभी आएंगे, राजनीति में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और कहाँ तक वो पहुंच पाएंगे अपनी राजनीति में, उस राजनीति के माहौल में, ये तो भविष्य की बात है। तो मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा उत्तराधिकारी जो है कोई मेरा पुत्र हो या मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी आप उपयुक्त पार्टी में वो हो, मगर कोई षड्यंत्रकारी ना हो। बहुत अच्छा कहा। मंडी में एक और बात कही आपने जिसमें वो थोड़ा विवाद भी हुआ कि ब्राह्मणवाद। हाँ, ये इसको ट्विस्ट किया गया। मैंने ये कहा कि जो मंडी के चुनाव के संदर्भ में मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो राजनीति के अंदर क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करती है। मैंने कहा मंडी के मंत्री भी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट था वो ब्राह्मण था, तो उन्होंने ब्राह्मणवाद को फैलाने की कोशिश की, जो सही नहीं है, ये मैंने कहा। उसके बाद तो कोई ब्राह्मण सभा ने आपको डिनर या लंच पे भी इनवाइट किया? हाँ, मैं बड़े मधुर संबंध है सबके साथ। सब जानते हैं कि मैं सभी जाति को, धर्म के लोगों को, वर्ग के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को एक समान मानता हूँ, और सबको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तोड़ने की नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में शुरू में 83 में जब आप प्रदेश की राजनीति में लौटे, कहा जाता था कि वीरभद्र सिंह का जो शब्द है, वर्बल शब्द है, वो भी ऑर्डर था। क्या अभी ये स्थिति है? वह जो मैं कहता हूँ उसका पालन होता है। कुछ देखिए नौकरशाही के अंदर जो काम, जिन्होंने हमारी पॉलिसीज को, प्रोग्रामों को जो वो इम्प्लीमेंट करना है, वो उनमें कई किस्म के लोग हैं। अधिकांश वो है क्योंकि सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। कुछ वर्ग वो भी होते हैं जो कोई भी सरकार हो, वो उनके आदेशों को पालन करने में जो ढील देते बढ़ते हैं। तो ये होते हैं, कोई अच्छे अफसर हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, अधिकतर अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो निकम्मे भी हैं। आखिर प्रमोशन के द्वारा लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। हो सकता है वो उसका भी ना हो कि वो अपने जो कार्य उनको सौंपा गया है उसको ठीक तरह से उसका संचालन कर सके। नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 1 साल हो गया है, आप कैसे आंकते हैं कार्यकाल को और अपने संबंधों को प्रधानमंत्री के और एक मुख्यमंत्री के? देखिए, मुख्यमंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं केंद्र के साथ मधुर संबंध रखूं, क्योंकि केंद्र की सहायता से ही राज्य सरकारें जो है वो चल सकती हैं। और मगर जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, हो सकता हूँ इस सरकार की कई नीतियों से हम सहमत ना हो, अलग बात है। कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बीच में क्या संबंध है? अच्छे संबंध है, तभी तो मुख्यमंत्री हूं मैं। बात यह है कि मैं जो हमारे नेता हैं, हमसे सीनियर हैं, सीनियर पदों पर बैठे हुए हैं, पार्टी के अंदर मैं सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूं तो मैं अपना पक्ष रखता हूं। आपकी सरकार को सत्ता में आए हुए 2.5 वर्ष हो गए, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और अभी क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि क्या? हमने देखिए, हमने जो विकास की यात्रा है उसको और ज्यादा तेज किया है। हमने
हमारी सरकार की, जो पहले भी सरकारें रही है कांग्रेस सरकार की, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर आज तक, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास की नींव डाली और विकास को जिस स्तर पर आज है वहां तक पहुंचाया। और संसाधन ना होते हुए, संसाधन की कमी होते हुए भी केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है जहां आज हम पहुंचे हैं। चाहे वो विद्युत करने की बात है, बिजली पैदा करने की बात है, सड़कों का निर्माण है, शिक्षा का विस्तार है, सोशल जो हमारे सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उनका संचालन है, सब चीज़ों में हिमाचल प्रदेश आज आगे आया है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे उसमें जब मुकाबला होता है तो कई मदों में हिमाचल प्रदेश जो है बड़े बड़े राज्यों से भी आगे है। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ होना था सब कुछ हो गया। विकास की कोई सीमा नहीं होती है, अभी हमने और आगे जाना है तेजी के साथ। और इस वक्त आप जानते हैं जब शिक्षा बढ़ती है और शिक्षा का विस्तार होता है तो बेरोजगार ढूंढने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। वो आज उस दौर से हम आज गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है हर स्टेज में, और हमारे लोग जो हैं आज बाहर, हिमाचल से बाहर भी नौकरियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो पहले लोग कृषि पर निर्भर थे या बागवानी पर निर्भर थे, आज एक तीसरा चीज आ गई है और वो है बेमौसमी सब्जियां पैदा करना। आप जानते हैं कि पहले सब्जियां जो है हम इतना ही पैदा करते थे जो अपनी जरूरत के मुताबिक होती थी, छोटी छोटी खेती होती थी सब्जियों की। आज एक व्यवसाय के रूप में जो है बेमौसमी सब्जियां बड़े पैमाने पर पैदा की जा रही है। बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है जो सब्जियां मैदानी इलाकों में सर्दियों में पैदा होती है वो गर्मियों में हमारे पहाड़ों में पैदा होती है। ये हम पर लागू नहीं है, उत्तराखंड है, ये दूसरे जो पहाड़ी राज्य है, जम्मू की जो कश्मीर का इलाका, सब पर ये लागू है चीज़। और उसकी वजह से बहुत आमदनी पैदा हुई है। आज पर कैपिटा इनकम हिमाचल की बढ़ी है, बल्कि बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और आज जो लोग हैं जो कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं वो भी आज वापस अपनी खेती में जा रहे हैं और बेमौसमी सब्जी जो है वो वैज्ञानिक तरीके से पैदा कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की आमदनी जो बढ़ी है। किसी भी नौकरी से ज़्यादा इनकम जो है वो अपने घर में बैठ के ले रहे हैं, जिसे साइलेंट रेवोल्यूशन विच इज टेकिंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जी, आपने ईटीवी से बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। माय गुड विशेस टू ईटीवी। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।